गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा अपना टॉपिक क्या था? पीरियोडिक टेबल। और अपन जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ चुके थे, याद है क्या? बोलो। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। अपन पढ़ चुके थे ब्रिज एलिमेंट, है ना? ब्रिज एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट लेते हैं बच्चों नोबल एलिमेंट्स, है ना? क्या ले रहे हैं अपन? नोबल एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, नोबल का मतलब समझते हैं बच्चों? नोबल किनको बोलते हैं? जो नॉर्मल कंडीशन किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं दिखाते हो, है ना? नॉर्मल कंडीशन में पर, लेकिन एलिवेटेड टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो नोबल एलिमेंट्स के बजाय अभी अपन नोबल मेटल्स लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए अपन ऐसा बोलेंगे कि दोज metals which are not affected by atmospheric gases and moisture content, है ना? नोबल मेटल किनको बोलेंगे बच्चों? ऐसे मेटल्स जो जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस है ना, और मॉइस्चर कंटेंट है। एक बात हो बच्चों, क्या Fe नोबल मेटल है? क्या आयरन नोबल मेटल है? नहीं है ना बच्चों। आयरन पे आपने देखा होगा बच्चों, रस्ट लगता है ना, जंग लगता है बच्चों, रस्टिंग होता है। तो आयरन नोबल मेटल नहीं है। समझ में आ गई बात? आयरन एक नोबल नहीं है ना? ठीक है बच्चों। अब अगर जैसे मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, तो गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये बच्चों दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है ना? इनको आप एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। समझ में आ रही बात? इनको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दो, कोई भी इन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? अब देखो बेटा सुनो, अपन एक चीज समझते हैं कि क्या बोलेंगे। देखो सुनो, कि जो मोस्ट ऑफ मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ मेटल्स कैन बी डिसॉल्व्ड बाय कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, है ना? ज्यादातर जो मेटल्स है ना बच्चों, आप उनको किससे डिसॉल्व कर सकते हो? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से। समझ में आ रही बात? रीजन बड़ा सिंपल है इसका, देखो समझो। होता क्या है बच्चों, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है ना, ये आराम से इस तरह से, देखो बच्चों, आपका टूट जाता है। किस तरह से टूट रहा है, दिख रहा है? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक चीज बताओ मेरे को आप, सिंपल सी। 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस कोई बहुत बड़ा टेम्परेचर है क्या? बोलो बच्चों। 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस कोई बहुत बड़ा टेम्परेचर नहीं है। हम बीकानेर वाले तो इसके आदी हैं, है ना? 40 टू 45 तो हम झेलते ही हैं नॉर्मली। बोलो बच्चों, तो अगर कोई कंपाउंड इस टेम्परेचर पर नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, तो बताओ वो उस मेटल को आराम से ऑक्सीडाइज कर देगा? बोलो बच्चों, कर देगा? ये बात समझ में आई? अब देखो बेटा, अब इसमें एक चीज और सुनो।
for dissolution of noble metals we use एक्वारेजिया, ठीक है ना। नोबल मेटल्स को अगर डिसोल्व करना है तो हमें क्या काम में लेना है, एक्वारेजिया, ठीक है ना। तो ये जो होता है बच्चों, ये होता है 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3, ठीक है ना। नाम सुना है बच्चों, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया या रॉयल वाटर या एक्वा फोर्टिस, ठीक है ना। तो अब इसकी रिएक्शन कैसे होती है वो अपन लेटर ऑन आगे पढ़ेंगे बच्चों, जब अपन ब्लो केमिस्ट्री में जाएंगे कि डिसोल्व कैसे होते हैं वहां पढ़ेंगे। अभी बताने का कोई सेंस नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो बच्चों आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं मेटलोइड्स, है ना। मेटलोइड्स क्या होते हैं बच्चों, जानते हो मेटलोइड्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, मेटल और नॉन मेटल दोनों की हो, है ना। वो कुछ मेटल की भी दिखाते हैं और कुछ नॉन मेटल की भी। तो देखो क्या बोलेंगे कि एलिमेंट्स which can show properties of both metal and नॉन मेटल्स, है ना। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखा दे, समझ में आ रही बात। जैसे देखो बच्चों सुनो एग्जांपल, ये लिखा हुआ बच्चों, ठीक है ना। अब देखो सुनो, इसको पहले याद कैसे रखेंगे और इसमें क्या ध्यान रखना है। देखो बच्चों, बोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, गीत सबसे प्यारा, ठीक है बेटा। ये आपके मेटलोइड्स हैं। अब देखो बच्चों सुनो, एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी ये कहती है कि भैया बोरॉन एंड सिलिकॉन, इनमें है ना जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो मेटेलिक कैरेक्टर से काफी ज्यादा है ना। बोरोन और सिलिकॉन में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मेटेलिक कैरेक्टर से काफी ज्यादा है। तो वो इनको क्या बोलते हैं, वो इनको क्या कंसिडर करते हैं, नॉन मेटल्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है ना। अच्छा देखो, अब देखो सुनो, पोलोनियम है ना, तो एनसीईआरटी पोलोनियम के बारे में क्या सोचती है, वो कहती है कि मेटेलिक कैरेक्टर, तो मेटल्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो बच्चों अब देखो, अब इसमें एक चीज समझते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे बताओ। देखो मैं बोलता हूं मेटलोइड इज, ये ऑप्शन दिया है बच्चों, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट अपन लेते हैं कुंजल चारण। क्लास का टाइमिंग बेटा 11 बजे है, आपको अगर अटेंड करनी हो टाइम से आया करो क्लास में, ठीक है ना। कुंजल चारण सुन रहे हैं आप, क्लास में टाइम से आया करें। अब देखो बेटा सुनो, ये दो क्वेश्चन है आपके सामने कि मेटलोइड है। तो देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में आप मुझे बताओ, देखो सोडियम और फ्लोरीन दोनों ही मतलब नहीं है, नहीं है ना बच्चों।
बोलो, हम जर्मेनियम को आराम से टिक कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन में देखिए, अब देखो बेटा, हमें किसको टिक करना पड़ेगा? अब गैलियम को तो नहीं कर सकते ना, गैलियम को तो नहीं कर सकते ना, तो किसको टिक करेंगे? बोरोन को टिक करेंगे। समझ आ गया बच्चों? तो ये डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं, उन पे डिपेंड करेगा बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चों, नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास जी। जी के बाद आते हैं अपन बच्चों एम्फोटेरिक मेटल्स। एम्फोटेरिक मेटल्स देखो बच्चों, किनको बोलते हैं? ऐसे मेटल्स है ना बच्चों, जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाएं। ठीक है ना बच्चों? एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं? ऐसे मेटल्स जो एसिड और बेस करें और हाइड्रोजन जनरेट करें। समझ आ रही बात? अब देखो बच्चों सुनो, इसको याद रखो आप, और हर साल इससे क्वेश्चन आ रहा है। देखो बच्चों, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, है ना? ये जनरली आते रहते हैं बच्चों। ठीक है ना? अब देखो, इसकी रिएक्शन एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो बच्चों, जैसे मेरे पास ये बेरिलियम है, ठीक है? बेरिलियम को H2SO4 से रिएक्ट करवाना है। मुझे बताओ, मैंने क्या लिखा? क्या जनरेट होता है यहाँ पे बच्चों? बताओ, यहाँ पे क्या जनरेट होता है? H2। तो H2 को छोड़कर बाकी सारा कुछ इसके साथ जुड़ जाओ। ये देखो बच्चों, बेरिलियम सल्फेट प्लस H2। समझ में आ गया? सपोज जैसे मेरे पास देखो, बेरिलियम को रिएक्ट करवाना है NaOH के साथ। ठीक है बच्चों, ये देखो क्या करेंगे, ये H2 निकाल दिया और पीछे क्या बचा? Na2PeO2। समझ आया बच्चों? बोलो, अरे बात समझ में आई क्या? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, जो मेटल्स एम्फोटेरिक है ना, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ amphoteric metals are also एम्फोटेरिक। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? मैंने क्या बोला कि जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है ना, वो भी बच्चों क्या होते हैं आपके? वो भी एम्फोटेरिक होते हैं। समझ में आ रही बात? भाई जैसे दूध हो और दूध के कोई भी प्रोडक्ट हो, एक ही जैसी बात हुई ना? बोलो बच्चों, मिल्क और मिल्क के कोई भी प्रोडक्ट, जो भी डेयरी प्रोडक्ट है। अरे बात समझ गई? तो देखो, अगर कोई एम्फोटेरिक मेटल है ना, कोई एम्फोटेरिक मेटल, तो उसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी क्या होंगे? एम्फोटेरिक। जैसे देखो, और इनकी रिएक्शंस भी क्या होती हैं? एंड these have same type of reaction as shown by metals। अब इनकी रिएक्शंस भी वैसी होती है। अब एक बात बताओ बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। देखो, ये बेरिलियम का ऑक्साइड है, ठीक है? यहाँ बेरिलियम को देखो, ठीक है? और यहाँ बेरिलियम को देखो। बताओ बच्चों, एक्स्ट्रा में क्या है? बताओ बच्चों, एक्स्ट्रा में क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है? तो अब मुझे बताओ, पहले वहां पे क्या बना था? पहले वहां पे क्या बना था? H2। अब एक्स्ट्रा में ऑक्सीजन है, तो अब क्या बना दूं? बताओ,
H2O, सिंपल सी बात है ना। देखो BeSO4 प्लस H2O, समझ आ गया बच्चों। इसी तरह से देखो BeOH2 H2SO4, ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखो बच्चों, ये BeO और NaOH। अब देखो प्रोडक्ट वो ही बनाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के कारण जहां हाइड्रोजन बन रही थी वहां हमें क्या बनाना है बच्चों, बताओ। हाइड्रोजन की जगह क्या बनाएंगे, H2O। समझ में आ गया, वाटर बन जाएगा, बोलो, ठीक है। इसी तरह देखो बच्चों, सपोज अगर मैं ये लेता हूं तो Na2 BeO2 और H2O, इनको डिटेल में बच्चों अपन ब्लॉक केमिस्ट्री जब आएगी ना तो मैं आपको इनकी रिएक्शंस के फंडे बताऊंगा, बहुत अच्छे वाले, ठीक है ना। अभी समझ में आ गया, बोलो बच्चों। सिर्फ मेटल होगा तो क्या बनाएंगे, ये बताओ। ओनली मेटल, क्या बनेगा, हाइड्रोजन। और अगर मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है तो क्या बनाएंगे, तो बता दो, H2O। ये इतना समझ में आ गया, बाकी रिएक्शंस अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब बच्चों बात करते हैं अपन, नेक्स्ट एक टॉपिक लेते हैं। अब जो टॉपिक ले रहा हूं ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये समझते हैं बच्चों, ठीक है। शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये समझना बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात है। कैसे है सुनिए, देखो बच्चों एक बात बताओ, शिल्ड या स्क्रीन क्या होता है बच्चों, कवर होता है ना। देखो एक बहुत ही कॉमन सी बात है, बोलो बच्चों। आप एक चीज पढ़ते हो कि साहब मैंने मेरे मोबाइल के ऊपर है ना एक स्क्रीन गार्ड लगा रखा है, लगा रखा है, लगाते हैं लोग, स्क्रीन गार्ड लगाते हैं बच्चों, अरे लगाते हैं। स्क्रीन गार्ड क्या करता है, वो क्या करता है स्क्रीन गार्ड, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, करता है बच्चों। अब सुनो, कई बार हमने घर में बदमाशी की, कर ही लेते हैं अपन, ठीक है। पापा को गुस्सा आ गया तो फिर हमारा प्रोटेक्शन कौन करती है, या तो दादा दादी या मम्मी करती है क्या, बोलो। कभी जूत पड़ने से बचे, बोलो। दादा दादी तो पक्के ही करते हैं, है ना, वो कहेंगे मत मारो, होता रहा बच्चों। तो जो प्रोटेक्ट कर रहा है ना, वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए एक स्टिल्ड है, स्क्रीन है हमारी, हमारा एक स्क्रीन गार्ड है ना। रिया पूनिया कौन सी आ रही है, इसका मतलब इसको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है किसी से, है ना। सही बात है, समझ आए बच्चों। अब देखो, अब इसको केमिस्ट्री में समझते हैं कि क्या मतलब होता है। देखो बच्चों सुनो, ये हमारी न्यूक्लियस है बच्चों, ठीक। अब देखो बच्चों, जैसे सपोज यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे आउटर इलेक्ट्रॉन है बच्चों। इस आउटर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ध्यान दीजिए, इस आउटर इलेक्ट्रॉन को ये सब धक्का देंगे ना, बोलो बच्चों। सिमिलर चार्ज के बीच में
रिपल्शन होगा, होगा बच्चों। तो ये बाहर की तरफ एक धक्का लग रहा है बच्चों, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कई बार पापा को गुस्सा आया हुआ होता है, तो या तो दादा दादी कहेंगे कि यहाँ से भाग ले तो चुपचाप, नहीं तो कान के नीचे लगेगी तेरे, है ना, भगा देते हैं ना। बोलो बच्चों। या कई बार मान लीजिए कहीं पे लड़ाई हो गई, तो जिस बंदे की लड़ाई में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो दूसरे लोग उसको वहां से भगा देते हैं ना, कि आप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो माहौल खराब हो जाएगा। होता है बच्चों। तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं कि भाई यहाँ से चला जा। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करो बेटा थोड़ा सा। देखो ये न्यूक्लियस है, ये हमारा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, और जो बीच वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो मान लो इस तरह से एक स्क्रीन बना दी इन्होंने, बना दी बच्चों। स्क्रीन समझ लो, दीवार समझ लो, कुछ भी समझ लो, बन गई स्क्रीन, है ना। ये जो स्क्रीन बनी, इस स्क्रीन में आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बच्चों, इनको धक्का दे रहे हैं बच्चों, है ना। तो ये जो बाहर की तरफ जो धक्का लग रहा है ना, उसी को ही अपन क्या नाम बोलते हैं बच्चों, शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, पहले बच्चों समझ में आया। देखो अब एक काम करते हैं, मैं इसको बोल देता हूँ E1, इसको बोल देता हूँ E2, E3, E4, E5। तो मुझे बताओ कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि शिल्डिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन 1। बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन 1 पर कौन कौन शिल्डिंग इफेक्ट लगाएंगे। देखो E2, E3, E4, E5 लगाएंगे ना। E1 को कौन कौन धक्का देगा, इसको छोड़ के बाकी सारी देंगे ना। अरे सारी देंगे बच्चों। अब देखो, इसी तरह से मैं बोलूं E2, E2 को कौन देगा, E3, E4, E5। समझ में आ गया। अब ध्यान रखना, E2 में है ना, E1 का मत लगा देना, आपको जूते पड़ने के चांसेज है, और आपके दादा दादी है ना आपको पापा को सौंप दे कि ले इसको पीट जचा के। होता है कैसा, अरे देते हैं क्या, भगाते हैं ना आपको। समझ में आ गया। हाँ जी, नहीं देते ना। योगेंद्र सिंह राठौड़, बड़ा जल्दी रिप्लाई आया तेरा। हो गया बच्चों। अब बताओ E3 पे किसका होगा, E3 पे किसका होगा। देखो बच्चों, E3 पे होगा E4, E5 का, है ना। E4 पे किसका होगा, E5 का। और E5 पे किसका होगा, E4 का। पहले ये समझ में आया, आया बच्चों, बोलो आया। अब मुझे बताओ, इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, अब देखो सुनो, अब होगा क्या, एक बार बताओ, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता। एक इलेक्ट्रॉन होता E3 पे, E2 का होगा ना, लिखा नहीं क्या, सॉरी बेटा, होगा ना, E3 पे E2 का होगा। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन, तो क्या शिल्डिंग इफेक्ट ऑब्जर्व होता आपको, नहीं होता ना, उसको कोई धक्का देने वाला है ही नहीं। तो अपन क्या ऐसा बोल सकते हैं कि देखो बच्चों सुनो, शिल्डिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन He प्लस, Li+2, Pe+2। हो गया बच्चों, ये भी बात समझ में आती है। ठीक है, एक बात बताओ, धक्का कितना ही दे दे ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, जाएगा क्या, बाहर तो नहीं जाएगा ना। बोलो बच्चों, बाहर तो नहीं जाएगा ना।
फिर भी ये न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ किसी न किसी अट्रैक्शन से खींच लेता ना। बापू कहीं ना कहीं खोपचे में ले ही लेता है ना। बाप तो बाप होता है साहब, है ना, तो ले ही लेगा ना। तो जैसे ही खोपचे में आए तो हो सकता है उस टाइम तक उनका गुस्सा कुछ कम हो गया होगा। पहले 5 पढ़ रही थी, 1 2 तब भी पढ़ ही जाएगी, पढ़ जाती है ना। अब मुझे बताओ, अब जिस फोर्स इसको खींचना चाहिए था, क्या वो उस फोर्स से खींच पाएगा? बोलो बच्चों, न्यूक्लियस को जिस फोर्स से इसको खींचना चाहिए था नहीं खींच पाएगा ना, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ने इसको प्रोटेक्शन कर दिया। तो अब जिस नेट फोर्स से वो इसको खींच पा रहा है ना, उसको क्या नाम देते हैं बच्चों? उसको क्या नाम देते हैं? उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो हेडिंग डालते हैं अपन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। तो क्या लिखेंगे? नेट फोर्स by which valence electron is attracted by nucleus is known as Z effect। ये समझ आया बच्चों? बोलो, Z इफेक्टिव क्या हो गया? Z इफेक्टिव समझ में आया? मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? न्यूक्लियस पे पॉजिटिव। और पॉजिटिव किसके कारण होता है? बोलो बच्चों, पॉजिटिव होता है प्रोटॉन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कौन? प्रोटॉन खींचेंगे। तो देखो, अब देखो सुनो, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला समझो बच्चों। देखो, जेड मतलब समझ गए, ये क्या है? ये आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ठीक है बच्चों, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है बच्चों। बोलो, जिसके कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा, लेकिन जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो इसको धक्का देंगे बच्चों। बोलो, ये कौन करेंगे? है ना, all other electrons, all other inner electrons, ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख लो, it is due to all electrons, है ना, other than all all inner electrons। ठीक है बच्चों, तो देखो न्यूक्लियस इसको खींच रहा था बच्चों। बोलो, न्यूक्लियस इसको खींच रहा था, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दे रहा था। अब दो चीजें अपोजिट चल रही है, एक खींच रहा इधर और एक, तो नेट फोर्स दोनों का क्या होगा बच्चों? नेट फोर्स दोनों का क्या लेना पड़ेगा? नेट फोर्स क्या लेना पड़ेगा? अरे इक्वल थोड़ी ना, डिफरेंस लेना पड़ेगा ना। जीरो क्यों बोल रहे हो? हम दोनों में क्या देखेंगे कि जो तगड़ा पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। और तगड़ा कौन पड़ता है? न्यूक्लियस तगड़ा पड़ता है भैया, चाहे कितना ही हो, न्यूक्लियस उसको खींच ही लेता है। और न्यूक्लियस को बाहर भागने देता है क्या? बोलो। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, अब बात करते हैं अपन, देखिए स्लेटर रूल
फॉर शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो सिग्मा की बच्चों एक साइंटिस्ट था स्लेटर, है ना, उसने इसकी वैल्यूज निकाली एक्सपेरिमेंटल। अब वो निकाली कैसे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें तो सीधी सीधी उसकी वैल्यूज जो उसने निकाली थी ना वो हमें यूज लेनी है, समझ में आ रही बात। तो देखो उसने क्या बोला था, उसने जो चीजें बोली थी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सुनो, उसने बोला कि अगर आपको एनएस या एनपी इलेक्ट्रॉन पे फाइंड आउट करना है, एग्जांपल करेंगे बच्चों, समझा दूंगा, घबराओ मत आप। एनएस और एनपी इलेक्ट्रॉन पर तो क्या करोगे, देखो बच्चों जो भी nth ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है उनके लिए आएगा 0.35, ठीक है। जो भी n-1 इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आएगा 0.85, और इनके बाद जो भी बच गए, है ना, उनके लिए आएगा 1, ठीक है। 0.35, 0.85, उसके बाद 1। फिर देखो बच्चों, फिर एक के सेकंड मान लो आपका है एनपी, एनपी तो हो गया, एनडी और एनएफ लेना है अपने को, एनडी एनएफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो बच्चों इसमें एनडी एन इलेक्ट्रॉन के जो लेंगे 0.35, ठीक है, और बाकी जो भी बच गए रिमेनिंग ऑल इलेक्ट्रॉन्स उनके लिए 1 लेना है। अब देखो बच्चों मैं इन दोनों केस को ढंग से समझाता हूं, समझने की कोशिश करो, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले बताओ मेरे को, लिथियम लेते हैं बेटा अपन। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन जानते हो क्या, बोलो बच्चों, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन जानते हो? बोलो क्या होगा, 1s2 2s1 हो गया बच्चों। अब देखिए अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, ध्यान दो बच्चों, ये ऐसा बन गया बच्चों, मान लो ये 1s है और ये 2s है। तो मुझे बताओ, मुझे इस इलेक्ट्रॉन पर फाइंड आउट करना है। तो ये तो हो गया n और ये हो गया n-1। बोलो बच्चों ये बात समझ में आई क्या, अरे ये बात समझ में आई क्या, आ गई। अब एक बात हो बच्चों, क्या ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन है क्या कोई खुद खुद को धक्का देता है क्या, क्या कोई खुद खुद को धक्का देता है क्या, नहीं देता, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो बेटा इसका सिग्मा कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो n में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसको धक्का दे, n में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, नहीं है ना बच्चों। अब देखो लेकिन n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, n-1 में 2 दिख रहे हैं, तो 2 इंटू 0.85 यानी कितना हो गया 1.70। तो देखो बच्चों जेड इफेक्टिव कितना आ गया 3 माइनस 1.70 यानी 1.3 आ गया बच्चों। बोलो ये बात दिमाग में बैठी बच्चों, ये बात किसके दिमाग में नहीं बैठी, बोलो बच्चों ये बात किसके दिमाग में नहीं बैठी। देखो बच्चों सुनो, मैं लेता हूं एक एग्जांपल और, बेरिलियम। देखो 1s2 2s2, बेरिलियम ये होता है बच्चों 1s2 2s2। अब देखो अगर मैं बेरिलियम की बात करूं, बेरिलियम में कैसे करेंगे बच्चों बताओ, हेलो,
बेरिलियम समझ में आया बच्चों? आवाज आ रही है? हाँ जी। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट रुको। वेट करो थोड़ा सा।